एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक साइंस है या सिर्फ एक मिथ्या है? अगर ज्योतिष सही नहीं है तो फिर कैसे सही हो गया? क्या वो अंतर्यामी है जो अपने आप से बता देगा? एस्ट्रोलॉजी क्या एक कैलकुलेशन है? आप भृगु संगीता जो हम नाम सुनते हैं, तो भृगु संगीता क्या है? ये जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, इसकी ज़रूरत क्या है हमारी ज़िंदगी में? क्या हवा को आपने पकड़ा कभी? एस्ट्रोलॉजी में ये जो कुंडली होती है, ये क्या इसका एक टूल माने हम कि एस्ट्रोलॉजी का एक टूल है ये? कोई हमें कुछ जानना है हमारे बारे में, तो उसका एक रास्ता है कुंडली। This episode is brought to you by Kuber Yog. And please enjoy this episode. जाने से पहले सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगी, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपका हर सब्सक्रिप्शन हेल्प करता है हमें ऐसे अच्छे गेस्ट लाने में। प्लीज़ एंजॉय। आज हम जानेंगे ज्योतिष की सच्चाइयों के बारे में, उसके रहस्यों के बारे में और साल के सबसे बड़े कॉस्मिक बदलावों के बारे में। हमारे शास्त्री जी नमस्ते। जय श्री राम। जय श्री राम जी। कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बताइए। बढ़िया जी। शास्त्री जी, आज हम ये जानना चाहेंगे, क्या एस्ट्रोलॉजी सिर्फ एक साइंस है या सिर्फ एक मिथ्या है? देखिए जी ज्योतिष अपने आप में साइंस से कम नहीं है। जी। मिथ्या तो आप बता ही नहीं सकते, हम्म। क्योंकि अपना जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड अगर सत्य हैं, अगर ये जल सत्य हैं, आप जो देख रहे हो, तो ज्योतिष भी सत्य हैं। इसमें नकारने वाली कोई बात हो ही नहीं सकती। अगर ये कोई कहे कि ये मिथ्या है, आडंबर है, तो वो एकदम गलत है। इसके क्या प्रमाण है? इसके प्रमाण? हाँ। इसके प्रमाण हमारे ऋषि हैं, हमारे वेद हैं, हमारे शास्त्र हैं, हमारे उपनिषद हैं। अगर मान लो ये मिथ्या होती तो लोग भरोसा कैसे करते? जी बिल्कुल। जितने भी खगोलीय घटना घटी है आज तक, वो किसने भविष्यवाणी की है? हमारे पंडितों ने, हमारे आचार्यों ने की है। बिल्कुल। तो 100% सही भी हुई है। अगर ज्योतिष सही नहीं है तो फिर कैसे सही हो गया? क्या वो अंतर्यामी है जो अपने आप से बता देगा? तो ऐसा हम ये माने कि एस्ट्रोलॉजी क्या एक कैलकुलेशन है? कैलकुलेशन बेस पे होती है एस्ट्रोलॉजी? जी बिल्कुल, प्रश्न सही है जी। ये ज्योतिष पूरी गणना है, ज्योतिष गणना है, ये पंचांग की गणना है। अब पंचांग किसे कहते हैं? पंचांग 5 चीज़ों से बनता है: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण से। और ये पंचभौतिक शरीर है, ये काल पुरुष का पंचभौतिक शरीर है। अगर पृथ्वी सत्य है तो पृथ्वी तत्व भी है, जल तत्व है तो ये विद्यमान है। अर्थात कहने का मतलब है सारे के सारे 5 तत्व है। यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो ब्रह्मांड है वो हमारे पिंड के अंदर है, और जो हमारे पिंड में वो ब्रह्मांड है। इतना अगर जान लिया कि वास्तव में चराचर जगत में जो हो रहा है, ठीक है। अब इसका उदाहरण ये है कि आपने बीज डाला जी। अब बीज तो ऐसा नहीं कि एक एक हाथ एक मतलब बीज को आप देख करके डालोगे, हैं? तो बीज डालते हैं, कोई उल्टा भी कोई सीधा भी, लेकिन आता तो ऊपर ही है। बिल्कुल। अंकुरित तो ऊपर ही होगा। बिल्कुल। वो कौन कर रहा है? फिर पौधा हुआ, ठीक है, निराई गुड़ाई कर रहा है, सिंचाई कर रहा है, कोई बात नहीं है, लेकिन उसमें अगर फल परमात्मा देगा, ये प्रकृति नहीं देगी, तो आप कितनी निराई गुड़ाई कर लो, सिंचाई कर लो, कितनी उसकी रक्षा कर लो, फल लगेगा ही नहीं है। आम का पेड़ लगाया आपने, ठीक है, तो फल परमात्मा देगा नहीं तो कहाँ से आएगा? जब वो परमात्मा अगर फल दे रहा है, वो बना रहा है किसी चीज को, उसको कहते हैं भगवान, उसको कहते हैं प्रकृति, उसको कहते हैं ईश्वर। तो ज्योतिष भी वहीं से निकली हुई है, परमात्मा से ही, अन्यथा नहीं है, अनर्गल नहीं है। और हमारे सनातन धर्म में ज्योतिष प्रामाणिक ग्रंथ है, जो महर्षि पाराशर, महर्षि भृगु, आप भृगु संगीता जो हम नाम सुनते हैं, तो भृगु संगीता क्या है? भृगु संगीता बहुत बहुत विस्तारित एक ग्रंथ है। आप जाइए डीपली से देखिए। तो ये जातक की जब कुंडली होती है तो वो सब कैलकुलेशन के आधार पे होती है कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, ये उच्च का है या नीच का है, कितनी डिग्री पर है, कितने अंश पर है, उसका क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, सत्य है। तो इस कैलकुलेशन की ज़रूरत क्या है हमारी ज़िंदगी में? ये जो हमारी एस्ट्रोलॉजी है, इसकी ज़रूरत क्या है हमारी ज़िंदगी में? हमारी ज़िंदगी तो चल रही है, पर इसकी ज़रूरत है क्या? बिल्कुल सही है। देखिए, पहले लोगों के पास साधन नहीं होते थे। हाँ। पैदल तीर्थों में जाते थे, ठीक है, समय था उनके पास में, कहीं रिश्तेदारी में जाते थे, 5 दिन 10 दिन रुकते थे। आज समय नहीं है। हाँ। आज खुद की कार लेके जाते हैं। आप जैसे कुंभ आपने देखा होगा,
ठीक है, मैं ज्योतिष का वहाँ खगोलीय घटना वहाँ लेकर जा रहा हूँ आपको। अच्छा। तो आपकी अगर ज्योतिष मिथ्या है, ये कैलकुलेशन नहीं है, तो कैसे मालूम कि 200 साल बाद में कुंभ आएगा, 100 साल बाद में कुंभ आएगा और वहीं आएगा और इस तारीख से इस तारीख तक आएगा? ये प्रामाणिक मानते हैं इसमें? प्रामाणिक है। ऐसे ही ज्योतिष जो है, ज्योतिषा नाम चक्षु, इसका स्तोत्र है, सूत्र है कि ज्योतिषा नाम चक्षु। ज्योतिष क्या है? भगवान शिव का तीसरा नेत्र है। अगर भगवान का तीसरा नेत्र अगर मिथ्या है तो ज्योतिष भी मिथ्या है। और भगवान का तीसरा नेत्र असत्य हो ही नहीं सकता, क्यों? वो परब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म है, और वही पालन करता और संहार करता है। ठीक है, और ज्योतिष शास्त्र सत्य है। तो मतलब हम ऐसा मान सकते हैं कि अगर जीवन है, हवा है, पानी है, तो वैसे ही कैलकुलेशन भी है, और ये कैलकुलेशन ज़रूरी है हमारी दिनचर्या को चलाने के लिए, ये हम मान सकते हैं। बिल्कुल सही है। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूँ। जी बिल्कुल, आप मेरे से प्रश्न कर रहे हैं, मैं आपसे प्रश्न करता हूँ। बिल्कुल। अच्छा लगेगा, हमारे दर्शकों को अच्छा लगेगा। जी। क्या हवा को आपने पकड़ा कभी? नहीं। लेकिन अनुभूति होती है? बिल्कुल होती है। वैसे होती है अनुभूति कि ये ठंडा है, शीत लहर आ रही है, ये ठंडा है, गर्म है, जून का महीना है, ये गर्म, एहसास हो रहा है ना? अग्नि को देख सकते हैं आप, पकड़ नहीं सकते, छू नहीं सकते उसको, अरे हाथ जल जाएगा दूर से ही। जब पंच तत्व में सारी चीजें इस सृष्टि में हैं, तो ऐसे ही ज्योतिष में ग्रहों का उपस्थित होना और ग्रहों का होना और ग्रहों का शुभ अशुभ फल देना, वो भी नित्यांत 100% सही है। तो ये कुंडली, और मतलब हम ये माने कि एस्ट्रोलॉजी में ये जो कुंडली होती है, ये क्या इसका एक टूल माने हम, कि एस्ट्रोलॉजी का एक टूल है ये कुंडली शास्त्र जो होता है जी, तो हम ये माने कि एस्ट्रोलॉजी का ये एक टूल है, अगर हम आज के लैंग्वेज में बात करें? नहीं, ये प्रश्न, इससे मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा। टूल तो सब्स्टिट्यूट कोई शब्द नहीं है जी। सब्स्टिट्यूट तो ये होता है कि भाई ये चीज़ नहीं हो रही है, हाँ। ये आसान नहीं हो रही तो ये कर लो। ये टूल हो ही नहीं सकता। ये कैसे होता है? टूल नहीं, इसका ये मान है कि एक एस्ट्रोलॉजी का रास्ता है कुंडली के द्वारा हम जो कॉमन आदमी है, कॉमन जो लोग हैं हम जैसे, जिनको ज्ञान नहीं है सारे शास्त्रों के बारे में या किसी चीज़ के बारे में, और हमें कुछ जानना है हमारे बारे में, तो उसका एक रास्ता है कुंडली जी। ये तो सही है जी। अब आप इसके ऊपर मैं उदाहरण देता हूँ। डॉक्टर अब्दुल कलाम का नाम हमने सुना है? बिल्कुल सुना है। एक साइंटिस्ट था जी, हैं? आज यूएस में जितने भी साइंटिस्ट है हमारे कंट्रीज के गए हुए हैं, ठीक है ना? क्या रिसर्च करते हैं वो? अभी चांद पर गए, ठीक है, बिल्कुल गए। तो ये कैसे मालूम पड़ गया कि चांद की दूरी, मंगल की दूरी इतनी दूरी है, कितने किलोमीटर, कितने दिन में जाना है, कितने दिन वहाँ रुकना है, और वहाँ से क्या अवशिष्ट लेकर आना, क्या वहाँ हवा है, क्या वहाँ पानी है, क्या है वहाँ? ये ज्योतिष, ये कैलकुलेशन हमारी सनातन धर्म की पद्धति है। एक साइंटिस्ट अपने खगोल के ऊपर चांद पे जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, वो जिसे रिसर्च करता है, ऐसे ही हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर रिसर्च करके और हम लोगों के सामने वेदों में इसको प्रस्तुत किया, और इस ज्ञान के द्वारा हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। यहाँ तक कि भगवत प्राप्ति या दुर्गति, ये भी दोनों ही ज्योतिष के प्रमाणिक हैं कि भगवत प्राप्ति होगी। मोक्ष में भी बाधा है कि नहीं है, मोक्ष मुझे मिलेगी नहीं मिलेगी, इतना तक ये ज्योतिष का रहस्य है। ये जो शास्त्र है, मतलब कुंडली श्रेष्ठ है, हम ये कुंडली माने कि भाई कुंडली श्रेष्ठ है या गुण श्रेष्ठ है, क्या मानते हैं हम? देखिए, आप जो प्रश्न कर रहे हैं जी, आपके प्रश्न एक प्रश्न बहुत उत्तम अच्छे हैं जी, लेकिन कुंडली श्रेष्ठ है या गुण श्रेष्ठ है, तो ये तो केवल अपने पार्टनर के साथ में उपयोग में किया जाता है। गुणों का महत्व क्या होता है कि जब शादी करेंगे पार्टनर, अच्छा ठीक है ना, अब किसी के साथ में बिजनेस करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे, तो वहाँ गुण थोड़ी काम करेंगे। तो ये गुणों का महत्व केवल है आपके दाम्पत्य जीवन से जुड़ा है। अच्छा, कि लड़का है, लड़की है, शादी नहीं हो रही, तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास में जाते हैं, गुण मिलान करते हैं कि कोई दोस्त तो नहीं है, और जब गुण अच्छे मिलते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दो प्रश्न आते हैं कि मान लीजिए कि मनीषा नाम की कोई लड़की है और उसकी कुंडली मिल रही है, हाँ, अच्छी तरह मिल रही है उस लड़के से, ठीक है ना, अभिषेक नाम के लड़के से और मनीषा की कुंडली मिल रही है, ठीक है।
तो वहाँ फिर गुणों का महत्व नहीं है। अच्छा। जो हमारे पुराने लोग जो हैं, हमारे जो बुजुर्ग थे, वो देखते थे कि भाई 30 गुण मिल गए, 32 गुण मिल गए, 25 गुण मिल गए, भाई बहुत बढ़िया लड़का है, बहुत बढ़िया लड़की है। अब आजकल क्या है कि रिसर्च हो गया, डेवलप हो गया, मानसी हो गए सब, ठीक है ना। तो आजकल क्या है कि हर चीज़ को देख के परख के, क्योंकि समाज में एक कुरीतियाँ आने लगी, क्योंकि जिससे संबंध बना रहे हैं वो लड़की हमारे घर पे आ रही है, वो लड़की नहीं है, वो हमारी बहू नहीं है, वो हमारी लक्ष्मी, हम लक्ष्मी को लेकर आ रहे हैं। हाँ। जब लक्ष्मी को लेकर आ रहे हैं तो उसके पहले देखना चाहिए कि ये लक्ष्मी का रूप है, लक्ष्मी का गुण है या अवगुण है। अगर लक्ष्मी के जैसे गुण है तब भी आगे बढ़ना चाहिए। गुण भले कम मिले, कम से कम इसमें जो 18.5 गुण हम देखते हैं। अच्छा। कि 18 गुण मिलने चाहिए कम से कम। फिर हम शादी की सहमति शास्त्र हमारा देता है, ठीक है। लेकिन मान लो किसी की कुंडली में कोई ऐसा दोष है, जैसे वेदव्य दोष होता है डिवोर्स होना। अच्छा। ठीक है ना। मान लो कि दाम्पत्य जीवन खुश नहीं रह सकता इनका, किसी के संतान हुई, काम धंधा अच्छा नहीं है, करियर अच्छा नहीं है, वो पत्नी छोड़ देगी। और पत्नी चरित्रहीन है, अब वहाँ ये चीजें देखनी पड़ेगी। मैंने लक्ष्मीवान क्यों बताया जी। कि वहाँ अगर लक्ष्मीवान नहीं है तो वो चरित्रहीन आ गई तो क्या एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। कोई परिवार एक्सेप्ट करेगा? नहीं। सामने बोलने वाली कोई है, झगड़ने वाली है तो कोई एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। तो वहाँ विघटन चालू हो जाता है, इसलिए कुंडली का मिलान जरूरी है। पर शास्त्री जी, ऐसा भी देखा गया है कि काफ़ी केसेस में आजकल तो बहुत ही हो रहा है कि कुंडली तो देखते ही हैं। हमारे सनातन धर्म में बिना कुंडली देखे ज़्यादातर केसेस में तो कुंडली देखे बिना शादी नहीं करते, चाहे लव मैरिज हो और चाहे अरेंज हो, दोनों केसेस में ये होता ही है अपने। बट फिर भी आजकल डिवोर्सेस बहुत हो रहे हैं, चीटिंग्स हो रही हैं बहुत सारी। तो जब आपके गुण भी मिले हैं, आपकी कुंडली मिली है, मिल के ही आपका शादी हो रही है आपकी, तो फिर ये ऐसी चीज़ें क्यों सुनने में आ रही है? क्या लाजवाब प्रश्न किया आपने। अब बात यहाँ आती है कि हमने अमुक शास्त्री जी से, पंडित जी से हमने कुंडली मिला ली और सब गुण भी अच्छे मिल रहे हैं, कुंडली बहुत अच्छी मिल रही है, और देखते हैं शादी के 1 महीने बाद में तकलीफ आ गई, वहाँ विघटन चालू हो गया, लड़ाई झगड़ा चालू हो गया। तो इसमें देखो, नाराज होने की बात नहीं है, हमारे सारे दर्शक सुन रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं कमी है। क्या कमी है? वो मैं बता रहा हूँ जी। कमी है क्या, तो अच्छा ज्योतिषी नहीं है, सारे ज्योतिषी तो नहीं बन सकते। आज की जनरेशन क्या हो गया कि जहाँ भी मिले, जिससे भी बात हुई, थोड़ी पर्सनालिटी अच्छी दिखी, ठीक है ना, तो विश्वास कर लेते हैं। भोली वाली जनता है, अब उनको क्या मालूम कि ये अच्छा ज्योतिषी का नहीं है, ठीक है ना। भाई ज्योतिष एक सब्जेक्ट है, जिसने ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया है, जिन्होंने सैकड़ों हजारों कुंडलियों का एनालाइज किया है, ठीक है, और वो डीपली जाकर के घर बनते हुए देखा है, घर बिगड़ते हुए देखा है, ठीक है ना। एक तो उसने ज्योतिष का अध्ययन किया डीपली जाकर के, एक उसने अनुभव किया है, और एक पढ़ा लिखा कम है और अपने आप को कोई ज्योतिष से समझ लें या ज्योतिषाचार्य लगाने लग जाएं, समझ रहे हैं, तो बता देगा आपको वो क्या कहेंगे, ठीक है जी गुण अच्छे मिल गए, हाँ कर सकते हो। अब आप तो ये सोचोगे कि ठीक है पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि वहाँ खुश करने का काम नहीं है, वहाँ कड़ी दवाई दी जाती है। देखो जी इसमें ये गुण है, ये अवगुण है, सारे गुण संपन्न तो कुछ भी नहीं हो सकता, कहीं भी नहीं हो सकता। कंप्रोमाइज आपको करना पड़ेगा लड़की के साथ में या लड़के के साथ में, लेकिन उसमें विशेषकर क्या देखना चाहिए कि इसका आयु पक्ष कैसे है, ठीक है, अष्टमेश देखा जाएगा, आयु का मालिक कौन है, अष्टमेश है, शनि कहाँ बैठा है, षष्टमेश देखा जाएगा कि षष्टमेश रोग का शत्रु है, कि इसका रोग तो नहीं है, कहीं आगे चल के कोई रोग हो जाए या पीछे कोई इसकी शल्य चिकित्सा हुई हो। कर्मेश भाव देखा जाएगा इसका, देख कर्म में कौन बैठा है, ये कर्म क्या करेगा, ऐसा तो नहीं कि जुआरी शराबी के साथ में अपने संबंध कर दिया। उसके बाद में इसका जो 11th हाउस है वो देखा जाएगा, इसका कोष कितना है। 11th हाउस क्या होता है? 11वां भाव। अच्छा, 11वां भाव है अपना इनकम सोर्स का। अच्छा, तो वो देखा जाएगा कि इसमें कैपेसिटी कितनी बचाने की है, कितना कमाएगा, ये कितना संचित करेगा, ठीक है। तो मेन कौन से घर होते हैं हमारी कुंडली में? मेन घर क्या होता है अगर हम शादी की बात करें, जब हम मिलाते हैं कुंडली? शादी के लिए लग्नेश को देखना चाहिए और सप्तमेश को देखना चाहिए। अच्छा। सप्तमेश अपने पार्टनर का होता है, लड़की के लिए, लड़के के लिए, और अपना करियर का भी है। अच्छा। अगर 2 चीजें सही हो गई, अगर दिशाहीन नहीं जा रहे हैं आप, पत्नी अच्छी मिल गई, पति अच्छी मिल गया, बिंदास आपका जीवन अच्छा रहेगा। तो मतलब ये 2 घर हम देख लें और अगर हमारे दोनों घर सही हैं और हमारे गुण सही मिल रहे हैं तो हमें शादी कर लेनी चाहिए। देखना तो सभी को है। अच्छा। जो भी घर हैं 12 राशियों के और 9 ग्रहों का देखना है,
लेकिन सप्तमेश की स्थिति क्या, कहीं राहु चंद्रमा तो नहीं बैठा? अच्छा, अगर अब उसके कलंक लग रहा राहु चंद्रमा तो डिवोर्स हो जाएगा उसका, है? तो मतलब इसमें हम एक भी घर को हम मिस नहीं कर तो सकते नेहा हैं। जी में जो प्रश्न चल रहा था वो प्रश्न हम अधूरा नहीं छोड़ेंगे, हमारे बिल्कुल। दर्शक देख रहे हैं। हाँ जी, तो आपने ये कहा कि डिवोर्स ज्यादा हो रहे हैं, हाँ। समस्याएं ज्यादा हो रही है, हम उसको पूरा सब कुछ करना देख चाहते के, हैं। हाँ, सब कुछ देखने के बाद भी डिवोर्स तो वहां है कि अच्छी कैलकुलेशन करने वाला, ज्योतिष देखने वाला, जो इस खगोलीय घटना को जानने वाला, अच्छे ज्योतिषी से परामर्श करना चाहिए, नंबर 1। जी। ये सबको मालूम नहीं होता है। आजकल ऑनलाइन कितने प्लेटफॉर्म हैं और बहुत एडवर्टाइजमेंट आता है, मतलब बहुत तड़क भड़क देखते हैं आप, और लोग भ्रम, क्योंकि समय नहीं है लोगों के पास में। अच्छे ज्योतिष के पास में आप जाओगे, वो उससे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, समय आपको देना पड़ेगा। आप व्हीकल से जाओगे, आपको 1 घंटा 2 घंटा लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा आपको दिन भर किसके पास टाइम है? चलो ऑनलाइन अपन देख लेते हैं, आप देखो, लेकिन आपको भरोसा होना चाहिए। देखो ऑनलाइन भी गलत नहीं है, आप किसी की बात जाते तो भी गलत नहीं है, लेकिन बात यहाँ आती है कि वहाँ विश्वास हो और वो वास्तव में उसमें प्रखर बुद्धि वाला हो, एनालाइज करने वाला, गणित का जानकार हो। ऐसे कितने हैं? सब तो ज्योतिषी नहीं हो सकते हैं, सब भागवत कथा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। आप जो जितना अच्छा बोल रहे हैं तो आपके जैसे और अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं, सबका अलग अलग काम है। तो ऐसे सब्जेक्ट वाले के पास में जाएं और आप संतुष्ट हो जाएं, आप फिर करें, फिर गुरु कृपा, आपकी श्रद्धा, ये चीज़ें जरूरी है। फिर आपको अगर सही रास्ता बता दिया, आप उसकी बातें मानो। अगर उसमें दोष है, देखिए वैधव्य योग, अगर मंगली कुंडली है तो मंगल से करना चाहिए। मैं आपके बिना प्रश्न के ही मैं उत्तर दे रहा हूँ। किसी काल सर्प दोष है तो शांति करा के करना चाहिए। जी, मैं अभी यहीं आ रही थी अभी। ठीक है जी। किसी के कोई वैधव्य योग है तो घट के साथ में, वरुण के साथ में या विष्णु प्रतिमा के साथ में उसका पहले कुंभ विवाह होना चाहिए। अच्छा, अगर वैधव्य योग जो जिसको हम बोलते हैं छूट जाता है संबंध, टूट जाता है संबंध, किसी के सगाई होकर छूट जाता है, फिर उस लड़के ने ऐसे बात बोल दी, वो संबंध एक बात से छूट जाता है, या शादी होने के बाद में विचार ही नहीं मिले, 2 दिन पत्नी रुकती नहीं है और फिर जाकर बैठ जाती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको देखना, ये सब चीजें आपको कुंडली में मिलेगी, देखने वाला चाहिए कि इसका ससुराल पक्ष कैसा मिलेगा, ससुराल अच्छा रहेगा नहीं रहेगा, संतान के योग कितने हैं, इसका बीमारी तो नहीं है, कोई व्यसन तो नहीं है। ये सारे गुण अवगुणों को देख करके ही हमें आगे बढ़ना चाहिए, वह गुणों का मतलब नहीं है। नंबर 2 पार्ट जी, किसी कुंडली नहीं, आप पूछोगे, मुझे मालूम है आप क्या पूछना चाहते हैं। आप ये जानना चाहोगे कि किसी कुंडली नहीं हो? जी, किसी की कुंडली नहीं है और किसी को अपने बारे में जानना भी है, और दूसरा शादी के लिए भी उसको अगर ये पता करना है कि मुझे किसी से शादी करनी है तो मेरे योग बैठेंगे नहीं बैठेंगे, अब कुंडली नहीं है तो कैसे मिलान होगी। देखिए मैं आपकी भावनाओं को समझ रहा हूँ। जी। ठीक है, मान लीजिए किसी कुंडली नहीं है, जन्म का टाइम नहीं है, तो कुंडली तो नहीं बन सकती, बिल्कुल, लेकिन बन सकती है। कैसे? देखिए हमारे पास में कई इसके टूल्स हैं, जैसे टूल्स Solutions बोल सकते हैं टूल्स हम। बोला तो मैं टूल्स जी, जी, solutions अपन बोल सकते हैं। जैसे आपके पास में प्रश्न कुंडली है, मान लिए अभी 6:50 हुई है, तो 6:50 में मैं कुंडली आपकी बनूंगा। अच्छा, वहाँ ग्रहों को मैं देखूंगा कि कौन सा ग्रह लगने से लेकर 12वें भाव तक कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। ठीक है, उसके बाद में मैं दूसरा है जो सब्जेक्ट मेरा है, मैं आपसे कुछ शब्द बोलने के लिए बोलूंगा। अच्छा। कहूंगा कि नेहा जी आप कुछ बोलिए। आपने कोई भी शब्द निकाला। अच्छा, पहला कोई भी शब्द, कोई भी शब्द जैसे आप बोलिए जिंदगी, जिंदगी जय आया, ठीक है ना जी। अब जय आया तो या मकर राशि आ गया, मकर राशि का स्वामी कौन है? शनि। अब शनि कहाँ बैठा है? शनि किसको देख रहा है? शनि के ऊपर दृष्टि किसकी है? अच्छा, तो आपका सारा कुंडली का एनालाइज हो जाएगा। मतलब एक शब्द की चॉइस से आप मेरी कुंडली बना सकते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं। उसके बाद में तीसरा जो टूल्स है हमारे पास में, वो टूल्स ये है कि एक नाड़ी ज्योतिष होती है जी, ठीक है ना। चौथा जो है प्रकरण है वो आपके स्वर है। अच्छा, कि आपका बायां स्वर चल रहा है या दाहिना स्वर चल रहा है। अच्छा, यदि चंद्र स्वर है ये आपका सूर्य स्वर है। अच्छा, ठीक है। एक माथे से भी पता करते हैं एक मस्तिष्क रेखा है। हाँ जी। अब मस्तिष्क रेखा जैसे आप कहोगे कि ये 15 साल का लड़का है, 20 साल का लड़का, आप देखिए नहीं तो उसके तो सलवटें नहीं बनेगी। नहीं, उस पैरों की रेखा देखी जाएगी। अच्छा, अगर कोई 40 साल से कम है तो उसके पैरों की जो निशानी है, पैरों की जो रेखा है, 40 साल से कम के व्यक्ति की पैरों से 40 के बाद में मस्तिष्क की रेखा बनने बनती है। और 40 से 50 तक ये हाथों की रेखा होती है। और इसमें ऐसा भी होता है कि कुछ लोग आपके हाथों के ये पॉइंट्स को चेक करके भी बता देते हैं, आपकी कुंडली बना देते हैं, उसको भी ये भी आपके शायद उसमें आती है। नेहा जी आप थोड़ा समझिए
मैंने बताया कि जो ब्रह्मांड है वो हम ये यहाँ जी। हैं, सारे ग्रह आपके हाथ में हैं। आप, मैं कह रहा हूँ, एनालिस करने वाला चाहिए, जी, जी, मैं बताने वही वाला आपसे जानना चाह रही हूँ, चाहिए। जी। आप आइए, ये क्या है? आज भी स्टंप के ऊपर आप अंगूठा लगाते हैं। अच्छा। ये क्या है? ये हमारा धर्म है। ये हमारा क्या है? ये बृहस्पति है। अच्छा। ये गुरु, ये रास्ता दिखाने वाली अंगुली है। अच्छा। गुरु आपकी ये हो गया। ये कौन है? ये शनि महाराज है, ये शनि ग्रह हैं। छल्ला पहनते हैं इसमें, नीलम पहनते हैं। ये आपका न्याय कर्म करने वाला ग्रह है। अच्छा। ये आपका सूर्य अनामिका है। इसमें जो मानक पहना जाता है, आपका मोती पहना जाता है, ये आपकी ये सूर्य है। सूर्य कौन है? पिता है। सूर्य कौन है? दादा है। सूर्य आत्मकारक है। जो आप जहाँ से जन्म हुआ आपका, आप देखिए आपका पिता का, आपका पितृ देखिए। ये कौन है? चंद्रा, ये मन है। आपका मन कहाँ जा रहा है? बोलिए, आप क्या सोच रहे हैं? हम बता दें आपको अभी क्या सोच रहे हैं आप। बताइए अभी मैं क्या सोच रही हूँ, ये बताइए। आप ये सोच रहे हैं कि जीवन में तरक्की लोगों की छोटी सी उपाय से कैसे हो जाए, किसी के पास कुंडली नहीं थे, आप ये जानना चाह रहे हैं। बताइए सही है नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो अब इसमें क्या है, ये पांचों उंगलियां जो हमारी है, हमारे सारे इसमें है। अच्छा, हमारे सारे ग्रह हमारे उंगलियों में होते हैं। सारी उंगलियों में है, यानी पूरी बॉडी की पूरी पार्ट में है। ठीक है ना? अब जैसे मैं इसका विस्तार से उदाहरण दूं, आपने भगवान विष्णु का विराट स्वरूप देखा? कभी देखा? जो पिक्चराइजेशन में होता है वो हमने जरूर सबने देखा तो देखा? है। ठीक जी। है, हम उसके ऊपर थोड़ा डीपली चलें। जी बिल्कुल। ठीक है, भगवान विराट रूप कौन है? यजुर्वेद में दूसरे अध्याय में जो रुद्राष्टाध्याय है, उसमें एक श्लोक आया, हरि ओम सहस्त्रतीर्घा पुरुष सहस्त्राक्ष सहस्त्रपाद है। यानी भगवान 1000 नेत्रों वाले हैं, 1000 कानों वाले हैं, 1000 भुजों वाले हैं। और उस विराट स्वरूप में जब अर्जुन को जब दर्शन दिए, तो वो क्या देखता है कि इसमें शिव भी है, अच्छा, राम भी है, कृष्ण भी है, हिमालय, कैलाश पर्वत भी है, सारी नदियां, गंगा नदी, सब ये नदियां इसमें, सारे पर्वत पहाड़ सब हैं, चर अचर सब कुछ है इसमें। तो विराट स्वरूप जब आपको दिख रहा है, आप चित्र के माध्यम से देखिए, थोड़ा भेटिए, कल्पना कीजिए। प्रभु कृष्ण को नहीं, परमात्मा नहीं मान रहे थे अर्जुन। अच्छा। जो मित्र था नहीं मान रहे थे। तो भगवान ने क्या किया कि भाई तू नहीं मान रहा है, हैं? अर्जुन को ये कह रहे हैं, अरे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समयता योत्सव है माम का पांडवास्य किम कुर्वत संजय। यानी ये धर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है। लड़ाई करने वालों को लड़ाई से, कृष्ण कहते हैं लड़ाई करने वालों को उसको शिक्षा दो, शांति दूत बन करके लड़ाई मत करो। लेकिन जब लड़ाई कर रहा है और वो नहीं मान रहा है, तो फिर इसको दंड भी देना चाहिए, तब कर्म भी करना चाहिए। मेरे प्रभु राम नहीं करते, राम समझाते थे। ठीक है ना? समुद्र ने रास्ता नहीं दिया तो समझाया, फिर नहीं माने तो केवल भय दिखाया कि भय बने प्रीति न हुई, तो धनुष पे प्रतिंचा चढ़ाई, समुद्र ने रास्ता दे दिया। तो भगवान राम ने मर्यादा की। तो वो विराट स्वरूप क्या है कि ये विराट स्वरूप हमारा ये शरीर है, इसमें 72,000 नाड़ियां, कितनी है? 72,000 नाड़ियां। हाँ, कितने रोए हैं इसके अंदर? 1 करोड़ रोए हैं। 1 करोड़ रोए हैं? हाँ, इसके अंदर। ठीक है, तो आप जब बताओ 1 करोड़ रोए हैं, 72,000 इसके अंदर नाड़ियां हैं। ये सूर्य चंद्रमा, ये जो नेत्र क्या है, ये नेत्र हैं। अरे और तो छोड़ो, देखने से सामने बैठे हो आप, पेस रीडिंग से ही अगर अच्छा एनालाइज करने वाले अगर ज्योतिष हैं, तो ज्योतिष आपको देखते ही बता देंगे कि आप ये प्रश्न लेकर आए हैं। फिर भी इतना भी नहीं है, तो उसका ज्येष्ठ पुत्र होगा, उसकी कुंडली देख लीजिए। अच्छा, बड़ी लड़की है, उसकी कुंडली देख लीजिए, उसके पिताजी की कुंडली देख लीजिए। अच्छा, मतलब परिवार में किसी की भी देख लीजिए, अगर किसी की कुंडली नहीं है, किसी की भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं तो कनेक्शन निकल उससे जाएगा, बन जाएगी। यही तो संबंध है हमारा, ब्लड का रिलेशन। ये क्या है? ज्योतिष क्या है? ये खगोलीय घटना है, ये आज की नहीं है, ये अनादिकाल से। आपको 500 साल पुरानी चीजें भी मालूम पड़ जाएगी कि ज्योतिष कहाँ से आ रहा है और आगे क्या होने वाला है। जो खून के रिश्ते हैं उनसे तो हो सकता है, लेकिन मान लीजिए कोई पत्नी के हाथ से पति के बारे में पता चल सकता है। क्यों नहीं होगा? जब संतान के बारे में पता होगा, अपने दादाजी के बारे में, पिताजी के बारे में पता होगा, तो पत्नी के बारे में मालूम। पत्नी के हाथ से पति के बारे में पता लग सकता है। पत्नी कुंडली से देखो, शादी हो गई तो वो शादी से पहले मालूम पड़ जाएगा इसका योग कहाँ बन रहा है, या कौन सी दिशा में शादी होगी, या इसको लड़का कैसा मिलेगा, ये तो सारा उसमें लिखा जाएगा। बस बात यह है कि ज्योतिष को बारिश से जानने वाला, जो नहीं जानने वाला जितना जानेगा उतनी बात करेगा। ठीक है, वो फिर इधर उधर की बात करेगा। और लोग क्या करते हैं, कई लोग सस्ते को देख लेते हैं कि वो 100 रुपये में काम हो रहा है ना, पंडित जी तो हैं, शास्त्री जी होते हैं, 100 रुपये में काम कर रहे हैं तो मिला दिया ना, कुंडली बढ़िया हो गई। ठीक है ना, मैं 500 रुपये 1000 रुपये का दूँ। अरे भाई, उसने 20 साल 30 साल 50 साल अध्ययन किया है, अपने जीवन के अमूल्य समय को खोया है, अनुभव किया है, उनको हर अच्छे बुरे का मालूम है। आप ऐसे ज्योतिषी के पास जाइए जो बिल्कुल इस खगोलीय घटना को जानते हैं, अंदर से जाते हैं। अब क्या, लगन को देख लिया, पंचांग को देख लिया,
ऐसे मालूम नहीं पड़ेगा कितनी डिग्री के ऊपर जी। कितना ग्रह है, कहाँ बैठा है, कौन सी दृष्टि से देख रहा है, पूर्ण दृष्टि से देख रहा है या चतुर अष्टम द्वादश दृष्टि से देख रहा है, ये शत्रु भाव में बैठा है, मित्र भाव में बैठा है। उसके बाद में षोडश वर्गीय यानी नवमांश देखिए उसका, नवमांश के बाद में फिर उसके योगिनी चक्र देखिए, ठीक है ना जी। शास्त्री जी, ये जो मांगलिक दोष, ये क्या सिर्फ एक डर का बिजनेस है या वाकई में मांगलिक दोष होता है और इसका निवारण करना क्या वाकई में ज़रूरी होता है? देखिए, अब हम शब्द जब बोलते हैं ना जी तो हम क्या कि कभी कभी ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो हम सुनते हैं। जी। हर चीज में दोष आ जाता है कुंडली में। दोष नाम की कोई चीज है ही नहीं। अच्छा। कुंडली बोलते हैं ये दोष हो गया, ये पितृ दोष हो ये गया, शब्द ही गलत है। काल सर्प दोष, ये अच्छा। है ही गलत। ये हटा ही देना चाहिए। अच्छा। ये दोष नहीं तो है। क्या बोले, मांगलिक बोले हम? ये योग। अच्छा, मांगलिक ये मांगलिक योग बना अच्छा। है, ये काल सर्प योग बना है, ये पितृ बाधा योग बना है। अच्छा। दोष तो हो गया कि लग गया तो वो लग गया, दोष हो गया कि पत्नी इसके साथ में रह गई, ये तो श्राप हो दोष तो गया। अपराध हो गया कोई। श्राप हो गया एक तरह से। जी 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 जी। हाँ? दोष नाम का नहीं है, तो कि ये एक मांगलिक योग बना हुआ है। अच्छा। कुंडली मांगलिक योग बना है। तो नेहा जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 27 वर्ष तक मांगलिक योग उसकी कुंडली में रहेगा। सबकी? सबकी कुंडली में। अच्छा। मतलब पावरफुल रहेगा। अच्छा। 27 साल तक मांगलिक योग का प्रभाव उस जातक के ऊपर रहेगा। देखिए, ये मांगलिक योग हटेगा नहीं। अच्छा। ये रहेगा, लेकिन 27 के बाद में कम हो जाता है। नहीं, मतलब ऐसा क्यों? 27 साल तक क्यों रहता है और उसके बाद कम क्यों हो जाता है? वो इसलिए होता है ना कि उसका जो पीरियड होता है ना, वो 27 साल तक वो उसका प्रभाव छोड़ता है। 27 साल बाद में वो कम हो जाता है। अंश से उसके है ना, उसके जो फल है वो कम होने लग जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, 50 साल तक दौड़ लगाता है 5 किलोमीटर, अब 70 साल के को बोलोगे कि भाई तो 5 किलोमीटर दौड़ लगा ले, आयु कम हो गई ना। तो कुंडली में ग्रह, एक तोता कुंडली में बैठे हैं, अच्छा। एक है गोचर में भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है। तो मांगलिक में 27 साल तक देखना चाहिए। जो मांगलिक हैं, मांगलिक से ही संबंध करना चाहिए। अच्छा। अगर लड़की मांगलिक है और नॉन मांगलिक लड़के से कर दी तो वो लड़की उसके ऊपर हावी रहेगी, वो बोल्ड रहेगी, दबेगी नहीं किसी से। और लड़का है तो उसको दबा कर रखेगा। तो क्या इसका कोई उपाय होता है मांगलिक योग का? बिल्कुल। कुंडली में जो योग हो गया उसको मैं भी नष्ट नहीं कर सकता, मिटा नहीं सकता, कोई नहीं मिटा सकता उसको। कोई अगर बड़ी से बड़ा ज्योतिष कहे कि सारे योगों को मैं खत्म कर दूंगा, नहीं। पूजा पाठ योग, ये इनके योगों के निवारण, जैसे काल सर्प योग है, में ये पितृ बाधा योग है या मंगल योग है, इनकी या तो रेमेडी करें या इनकी पूजा करें। जैसे मांगलिक के लिए क्या है, सिंपल सा छोटे उपाय से हम चलते हैं। हनुमान जी के मंदिर में जाएं, लाल कपड़े में मसूर की दाल और गुड़ 7 मंगलवार को चढ़ाएं। अच्छा। इससे क्या क्या मांगलिक प्रभाव दोष कम होगा। अच्छा, मांगलिक योग हनुमान चालीसा के 7 पाठ करें रोजाना। आप गुड़ का सेवन कर दीजिए। अच्छा। गुड़ खाना दोपहर के समय। तो कितने समय, अगर ये मैं उपाय करती हूँ तो कितने समय में ये इस योग के का प्रभाव कम हो सकता है? देखो, इसकी शांति तो करानी पड़ेगी। अच्छा, शांति तो करानी ही पड़ेगी। शांति तो करानी पड़ेगी। शास्त्री जी, मांगलिक दोष की रेमेडीज क्या क्या हैं? इसके सूक्ष्म रेमेडीज ये हैं। जी हनुमान चालीसा का पाठ करें जी। या बजरंग बाण का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। अच्छा। इससे आपका मांगलिक दोष का प्रभाव कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं हम करियर के बारे में। एस्ट्रोलॉजी में कैसे पता लगता है कि मेरा करियर आगे जाके कैसा होगा और मैं जॉब करूंगी या मैं बिजनेस करूंगी, क्या ये पता लग सकता है? बिल्कुल। कैसे? देखिए, कुंडली काल पुरुष की कुंडली है, जी जी जी। तो आप उसमें लग्नेश ने देखिए, कर्मेश भाव को देखिए और सप्तमेश को देखिए। मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए कि उसमें मान लो शुक्र बैठा है सप्तम भाव में है और लग्न में बुध बैठा है, ठीक है ना। बुध देख रहा है सप्तम भाव को, तो आप उसको इंजीनियर से संबंधित, केमिकल से लिक्विड से संबंधित उसको इंजीनियर बनाइए, केमिस्ट्री उसको दीजिए जिसका वो कैरियर बने जी। ठीक है। और लग्नेश में मान लो मंगल बैठा है, ठीक है, और आगे शनि बैठा है सप्तमेश में, ठीक है, तो आपको IPS IAS RS की तैयारी कराइए। अच्छा। और अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए उसको स्टोन का काम कराइए, हार्डवेयर का काम कराइए। शनि है तो कोयले से, धातु से संबंधित काम कराइए। ऐसे लोग ज्यादातर IPS RS RGS बनते हैं। अच्छा, मान लीजिए मेरी कुंडली में करियर के योग सही नहीं है, पर मुझे मेरे अंदर इच्छा है कि मैं आगे जाके बिजनेस करूं, मेरी इच्छा है, और तो मैं इसको कैसे, उसका क्या सोल्यूशन है? तो ऐसे कैसे कर लेंगे हम? अच्छा। अगर मान लो उसमें बुध आदित्य योग है, बुध के साथ में सूर्य बैठा है, उच्च का है, ठीक है, तो आप सरकारी सर्विसेज में जाओगे, ठीक है।
अब आप कह रहे हैं कि मैं बिजनेस में जाऊँ, अब आपका है ही नौकरी का सर्विस का योग, आप बिजनेस में चल गए तो आप इतने सफल नहीं हो पाओगे। तो मतलब मेरा अगर योग नहीं है तो मैं बिजनेस में नहीं जा सकती। कुंडली से लड़ना नहीं चाहिए, ग्रहों से नहीं लड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मान लीजिए मेरे योग में है बिजनेस, लेकिन बिजनेस में उतार चढ़ाव रहेंगे, और मुझे अगर उसमें स्टेबिलिटी, अगर मैं चाहती हूँ कि स्टेबिलिटी हो, तो उसका क्या कुछ सोल्यूशन हो सकता है? बिल्कुल अच्छा प्रश्न है जी। देखिए, आजकल हर आदमी चाहता है कि मैं चांद पे जाऊँ, हर आदमी चाहता है मैं सबसे ज्यादा करोड़पति मैं ही बनूं, सबसे ज्यादा भौतिक सुख मेरे पास हो। वो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उतार चढ़ाव जीवन में सबके आते हैं, वो आएंगे। लेकिन आप उसके लिए जो दिनचर्या आपकी, कुछ ऐसे प्रयोग आप घर में भी करें जिससे कि आपका धन भी सुरक्षित हो, आपका शरीर भी सुरक्षित हो। मान लो आपके अंदर आत्मबल नहीं है, आपका चंद्रमा ठीक नहीं है, और आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, चंद्रमा निर्णय नहीं देता है, तो वहां फिर आप बिजनेस में कैसे निर्णय ले पाओगे? बिजनेस कोई भी चीज निर्णय का होता है। तो वहाँ जब आप रोज पूजा करते हैं, कोई भी पूजा करें, जैसे मान लीजिए दुर्गा कवच है, अगर आप कवच का पाठ करें तो आपके गुप्त प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। राम रक्षा सूत्र का पाठ कर रहे हैं, नारायण कवच का पाठ कर रहे हैं, तो आपका ग्रह कुछ नहीं बिगाड़ेंगे इतना। लेकिन आपको निरंतर करना है, या आदित्य हृदय सूत्र करें, तो कुछ न कुछ जीवन के लिए करना पड़ेगा। उतार चढ़ाव आएंगे, व्यापार में भी डाउन अप आएगा, लेकिन अरसे पर्स पर नहीं आओगे। मतलब मैं जो मेरा अगर नुकसान जीरो पे, अगर मैं जीरो पे पहुंच सकती थी वापस, तो मैं बीच तक रह सकती हूँ, मैं उसको बचा कर रख सकती हूँ। लेकिन क्या है जी, असंतोष ऐसा हो गया कि वो कितना भी कमा ले, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हो पाता अपने जीवन से, अपने लाइफ से, अपने पार्टनर से, अपने परिवार से। आज बहुत कम लोग हैं संतुष्ट होते हैं। मान लो कोई उसकी कैपेसिटी है करोड़ कमाने, वो 10 करोड़ भी कमा लिया तो भी उसको संतुष्ट नहीं। वहाँ आकर के फिर क्या है, संतुष्ट होने से वो कमाया हुआ भी फिर नष्ट कर देता है। इसलिए सीमित दायरे में रहना चाहिए जी। जो कमा रहा है उसमें संतुष्ट हों, और आध्यात्मिक में रुचि रखें और अपना कर्म करें। जी शास्त्री जी, अब हम चलते हैं हेल्थ के ऊपर। एस्ट्रोलॉजी का हेल्थ पे क्या प्रभाव है, और हेल्थ कुंडली से हम हेल्थ के बारे में कैसे जान सकते हैं? क्या मेरी कोई भी आगे जाके मेरे हेल्थ कंडीशन अगर कुछ भी खराब होने वाली हो तो क्या पता लग सकता है कुंडली में? कुंडली लगेगा कैसे? जब शादी ब्याह की अपन बात कर रहे हैं, करियर की बात कर रहे हैं, तो जितने भी सुख हैं या जितने भी कष्ट हैं जीवन के, तो दुख सुख तो साथ चलते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है इंसान जो आपको ये कहें कि मेरे जीवन में कोई दुख नहीं है। जी ठीक है। भगवान प्रभु रामचंद्र जी की कुंडली बहुत अच्छी थी, कृष्ण की कुंडली अच्छी थी, लेकिन सबको विदित है, मालूम है। जब प्रभु वो चाहे लीला करी है उन्होंने, चाहे यहाँ मनुष्य अवतरण लेकर के उन्होंने लीला की है, लेकिन वो हमारे को दिखाने के लिए की है, कुछ भी किया, लेकिन ग्रह तो सबके लिए है। ग्रह सबके लिए है। जो इस संसार में जो जन्म ले लिया, इस मृत्यु लोक में जिसने भी जन्म लिया, जलचर से लेकर नभचर तक, चाहे पशु हो, पक्षी हो, चाहे कीट पतंग हो, सबके लिए ग्रह लागू है। अब मनुष्य हैं, ये बुद्धिमान है, इसके पास कैपेसिटी है सोचने की, तो ये अपने अलग अलग तरह से उपाय करता है, हर तरह से सोचता है। और जंतु में, जीव जंतु में, पशु पक्षी में बुद्धि नहीं होती है, ठीक है, मन तो होता है, भूख भी लगती है, सब होता है, और वो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसके लिए जैसे आपने कहा कि क्या कि आयु का भी या रोग का भी मालूम पड़ता है, तो वहाँ षष्ठम भाव देखो। अच्छा है, अरे षष्ठम भाव में आपका चंद्रमा तो नहीं है, षष्ठम भाव में आपका राहु तो नहीं है। अगर राहु अगर चंद्रमा, तो आपका जो कोई किसी के साथ में अगर रोग हो गया वो ठीक ही नहीं होगा। और आपका शनि कहीं दूषित तो नहीं है, हैं, अष्टम स्थान में कोई ग्रह तो नहीं पड़ा है। मान लो मंगल हो गया, राहु गया, वो एक्सीडेंट कराएगा, कोमे में डाल देगा, जीवन और बिस्तरों में रहोगे। तो ये तो कुंडली से मालूम हो रहा है ना, आप उसकी रेमेडी कीजिए। हाँ, मैं यही आपसे अगला मेरा सवाल यही है कि अगर मान लीजिए मेरी कुंडली में ये है कि मैं आगे जाके मेरी हेल्थ ठीक नहीं रहेगी, या आगे जाके मेरे साथ कोई बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है, तो क्या मैं कोई रेमेडी से उस चीज़ को कम कर सकती हूँ? कोई ऐसा कोई तरीका है? कम नहीं, आप अच्छे ज्योतिष के पास जाएंगे जी, और आपको पूर्ण विश्वास है कर्म में, तो मैं ज़्यादा बड़ाई की बात नहीं कहूँगा, लेकिन 70 से 80% आप उसको अनुकूल कर सकते हैं, उस व्याधि को दूर कर सकते हैं, टाल सकते हैं। मतलब बिल्कुल पूरा टलेगा नहीं, योग तो करेगा। लेकिन मान लो कि मार्केस है किसी का, अब मार्केस में भी कई है, मान लो बुद्ध से मार्केस हो गया, शुक्र से हो गया, ठीक है, मार्केस से महामृत्युंजय कराते हैं, और भी कई उपाय है, तो ये मार्केस भी टल जाता है। लेकिन इसमें एक मार्केस होता है बृहस्पति का, देवगुरु बृहस्पति का। अगर बृहस्पति का मार्केस है तो आपका महामृत्युंजय भी वहाँ काम नहीं करेगा, लेकिन वो अच्छे एनालिसिस करने वाले ज्योतिष के पास जाओगे, वही बता पाएगा। अच्छा ठीक है। शास्त्री जी, अब हम जानना चाहेंगे कि 2025 में
ओवरऑल सबके लिए, जैसे अभी 2025 में आधा साल निकल चुका है और हम देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं, तो आगे आने वाला जो साल है 6 महीने वो कैसे है सबके लिए ओवरऑल हम बात करेंगे। मतलब आप जनवरी से और 31 दिसंबर जानना चाह रहे हैं? जी, आधा साल तो निकल चुका है और हम काफ़ी बड़ी बड़ी घटनाएं देख चुके हैं ऑलरेडी। देखो, दीपावली तो बहुत बढ़िया रहेगी। अच्छा हमारे हिंदुस्तान भाई बहनों के लिए, सबके लिए दिवाली बहुत बढ़िया रहेगी। जी। लेकिन आपका जो अगला जो समय है दिवाली के बाद में, अच्छा ठीक है, ये करीबन फरवरी के आसपास, अच्छा। अगले साल। इस साल का तो बचा कुछ नहीं है। 6 महीने बाकी। हाँ, ठीक है, इसमें मिला जुला सा रहेगा। लेकिन इसमें क्या है कि ये 2 महीने जो रहेंगे बाद में, उसमें थोड़ी फाइनेंशियली लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। अच्छा। थोड़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी 2026 फरवरी के बाद में हमारे देश के लिए जितने भी हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ओके। तो ऐसा क्या ग्रह बन रहे हैं जिस वजह से ये परिस्थितियां बन रही हैं? ये ग्रह है हमारे भारतवर्ष की कुंडली में, ठीक है ना। अब आपको मैं एक प्रश्न बताता हूँ। हमने पिछले एपिसोड में हमने बात की थी काल सर्पयोग की। बिल्कुल। तो आपको मैं ये बहुत अभी हमारे दर्शकों को रोचकता मिलेगी, जी, जी, अच्छा लगेगा जी। कि हमारे भारतवर्ष की कुंडली में भी काल सर्पयोग बना हुआ है। अच्छा। हमारे जब देश आजाद हुआ, उसके पहले जब भारत देश इसका हुआ, तब से इसमें काल सर्पयोग बना हुआ है। लेकिन वो भारत के लिए बहुत अच्छा है। कैसे? वो ऐसे है कि भारत धर्मगुरु था, हमारा हिंदुस्तान धर्मगुरु था और धर्मगुरु बनने वाला है। और हमारे देश में जो सनातन धर्म, इसका बड़ा प्रचार प्रसार होगा। है हमारे ऐसे बुद्धिजीवी हैं। मैं किसी राजनीतिक पॉलिटिक्स नहीं हूँ, कोई मैं पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ठीक है ना, कि मैं उसको विलोम करूँ या किसी की निंदा स्तुति करूँ, नहीं। हमारे देश का, भारत देश का उज्ज्वल भविष्य है। कमी जो है, हमारी कमी जो कुछ कमी है, चाहे भारत देश का वास्तु मान लो, चाहे इस काल पुरुष की कुंडली में, चाहे काल सर्प दोष मान लो। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर नक्शा देखा होगा जी, है, यूं कटा हुआ है ऊपर, है, ठीक है, और उसके बाद में बीच में चौड़ा हुआ है मध्य प्रदेश राजस्थान, और नीचे कटा हुआ है। समझ रहे हैं आप? अब जब ईशान को नॉर्थ ईस्ट होता है, वो कटा हुआ होता है, वो थोड़ा देश के लिए थोड़ा माइनस पॉइंट है। अच्छा। जो देख रहे हैं आतंकवाद आ रहे हैं, तो आतंकवाद तो चलते रहेंगे, क्योंकि हमारे देश का जो नक्शा है जम्मू कश्मीर का, शिमला का, आप देख रहे हैं, उधर चाइना है, उधर भूटान है, उधर नेपाल है। ये बॉर्डर से क्राइसिस हमारे काल सर्प की कुंडली बनी हुई है, तो उसकी वजह से रहेगा। अच्छा, तो ये रहेगा मतलब ये कितने समय तक, अगर हम रहेगा भारत देश का? ऐसा नहीं कि मैं भारत देश का नागरिक हूँ, अच्छा है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा आपसे कि अब आपसे प्रश्न किया जाए, किसी से प्रश्न किया जाए या अपने आप से प्रश्न किया जाए कि धर्म श्रेष्ठ है या देश श्रेष्ठ है, हाँ, ठीक है, धर्म श्रेष्ठ है या देश श्रेष्ठ है, तो मेरे शब्द जो मैं क्या कहूंगा, मेरा देश सर्वश्रेष्ठ है, मेरा हिंदुस्तान सर्वश्रेष्ठ है। धन्योसी भारत देश है। हमारा देश अगर सुरक्षित रहेगा, देश उन्नत रहेगा, देश खुशहाल रहेगा, तो हमारा धर्म भी जीवित रहेगा, हमारे धर्म की रक्षा होगी और हमारे धर्म को धारण करने वाले मानसी वो भी सुरक्षित रहेंगे। तो इसलिए वंदे मातरम और जय भारत माता की बोली जाती है। जय भारत माता की। जय श्री राम। जय श्री राम।